प्यारे बच्चों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका हिंदी का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम पहले लेक्चर में भाषा, बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके में हमें क्या क्या करना है। देखो, वर्ण क्या होता है? भाषा की एक छोटी इकाई होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते तथा जिसका प्रयोग हमें भाषा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं वर्ण। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। मौखिक भाषा में विचारों को अव्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। यानी भाषा को हम अव्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ध्वनियाँ चाहिए। किसी से बात करेंगे तो मुख से कोई ना कोई ध्वनि निकलेगी। जब इन्हीं ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी हमें क्या चाहिए? लेखन चिन्ह। अब इसको हमें लिख के प्रदर्शित करना है सपोज, तब ये क्या कहलाती है? वर्ण। जिन चिन्हों का प्रयोग करते हो वो चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण। वर्ण मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी मुंह से जो कुछ बोला है हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लिखते हैं चिन्ह, वो कहलाते हैं वर्ण। क्योंकि इनके माध्यम से लिखित रूप में हमें उन्हीं भावों का बोध होता है जो हमने मुख से बोला है, जो मौखिक भाषा में बोलने से होता है। रचना की दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण का लिखित रूप अक्षर होता है और वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मतलब क्या हुआ? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है। ये परिभाषा आपको याद करनी है। ठीक है, जैसे देखिए अ, क, च, ट। अ क्या है? यहाँ पे एक स्वर है। क, च, ट ये क्या है? व्यंजन है। ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते लेकिन उन्हें जोड़कर शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे आम आदि। तो आम में देखो आपका बड़ा आ और म और अ, ये तीन चीज़ों से मिलकर ये क्या है? आम बना हुआ है। आगे देखिए, अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला क्या हो गई? अभी वर्ण हमने पढ़ लिया। जब उन्हीं वर्णों को हम एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज करेंगे तो वो क्या बन जाइएगा? वर्णमाला। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या कह रही है इसकी? किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं जिनमें निम्नलिखित वर्ण शामिल हैं। स्वर होते हैं इनमें से अ, आ, ए, ई, ओ, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर होते हैं कितने? 11। उसके बाद 2 अयोगवाह होते हैं जिनमें एक अनुस्वार आता है छोटी अंग और विसर्ग आता है बड़ी अंग। तो कुल मिला के 2 ये हो रहे हैं, तो 13 स्वर आपके बन जाते हैं। व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन में क, ख, ग, घ, ङ ये सब टोटल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके ये ड और ढ 2 ये व्यंजन होते हैं अलग से। फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, श्र, क्ष, त्र, ज्ञ ये 4 ये होते हैं। तो कुल मिला के 52 व्यंजन बनते हैं। तो अगर बात की जाए कि टोटल जो वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है? सभी व्यंजनों में अ का स्वर होता है। सभी व्यंजनों में अ का स्वर होता है। यदि उसे स्वरहित करना है तो उसके नीचे चिन्ह, हल चिन्ह या तिरछी रेखा खींची जाती है, जैसे ग। अब ग में क्या है? ग और अ। ठीक है, लेकिन ग जो अ को इससे अलग करेंगे हम, तो हमें क्या करना? ग के नीचे एक हल चिन्ह लगाना पड़ेगा, जिसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो ग है वो क्या है? आपका स्वर रहित है। इसमें से स्वर को हमने अलग कर दिया है। क्लियर है ना? अब देखिए, विदेशी प्रभाव से ज और फ, ज, फ और अ ध्वनियाँ हिंदी में प्रयुक्त हो रही हैं। हिंदी भाषा इनका प्रयोग प्राय नहीं करते, पर जब इनके प्रयोग के कारण शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है तो इनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे खाना होता है भोजन, और खाना यानी आगे बिंदी लगा दी हमने तो ये बन जाएगा अलमारी। सजा, सजा क्या है? सजावट। और सजा यानी ज के नीचे बिंदी लगे तो बन जाता है वो दंड। दोनों में अंतर आ रहा है। राज, राज होता है शासन, और राज, राज होता है रहस्य। ऐसे ही फन, तो फन क्या है? सांप का फन जो होता है, और फन, फन थोड़ी सी देखो फर्क आ रहा है, फन और फन दोनों में अंतर है, तो ये बन जाता है आपका हुनर। ठीक है ना, यानी क्या आपके अंदर काबिलियत है। ऐसे काल और कॉल, काल होता है समय और कॉल होता है बुलाना। ऐसे डाल और डाल, तो दोनों में क्या है? ये तो हो गया डाल और ये हो गया डॉल। डाल होता है शाखा और डॉल हो गया गुड़िया। बाल और बॉल, बाल मीन्स होते हैं केस, यानी जो आपके सिर के बाल होते हैं, और बॉल होता है गेंद। तो देखो अंतर आ रहा है, तो इसलिए अंतर को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ज और फ नीचे जो बिंदु लगा है उसे नुक्ता कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? नुक्ता, नुक्ता व्यंजन। ओ ध्वनि आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इन्हें स्वरों में सम्मिलित करने की सिफारिश करना इसकी महत्ता को ही उजागर करता है। यानी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या किया था? इसकी सिफारिश की है कि इनको भी स्वर में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा महत्व होने लग गया है। ड और ढ ध्वनियाँ ड ढ से भिन्न हैं। इन दोनों का प्रयोग कभी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता हिंदी। ठीक है, इनका कभी देखो, आप अगर ढक्कन लिखोगे तो सपोज ढक्कन कैसे लिखना है आपको?
ढक्कन, ठीक है। लेकिन पढ़ाई लिखना है तो ढक्कन में कौन सा ढ आ गया, लेकिन पढ़ाई लिखना है तो पढ़ा, या ड के नीचे आपको बिंदी बनानी पड़ेगी और फिर ई, पढ़ाई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई, ड नहीं ढ बन जाए यहाँ पे, ढ उसके नीचे बिंदी। ऐसे ही पढ़ लिखना है तो पढ़, नीचे बिंदी लगानी पड़ेगी हमें। लेकिन यही ड जब पहले आ जाता है शुरुआत में तो नीचे बिंदी नहीं लगाते, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इसका ढक्कन। क्लियर है ना। तो ये जो होते हैं ड ढ के नीचे बिंदी लगती है, ये कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते। अब बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला का विभाजन कैसे कैसे किया गया है। तो हिंदी वर्णमाला को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्वर आते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोगवाह, ठीक है। 3 चीज़ें, तो इनको अब हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आती है, ठीक है। यानी स्वरों का जब उच्चारण करोगे तो मुख से जो वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। जैसे आप बोल के देखेंगे अ, आ, ए, ई, ओ, ऊ। परिभाषा अगर देखी जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी भी भाग से बिना टकराए अबाध गति से बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा ये इसके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं स्वर कौन कौन से। आप बोल के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, देखना बिना किसी रुकावट के हवा जो है मुँह से बाहर निकलेगी। अच्छा, कुछ खास बात है इनके बारे में। स्वरों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, यानी स्वर जो होते हैं उनके लिए किसी और ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। स्वरों का उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ आदि के कारण नहीं रुकती, बल्कि सीधी कंठ से बाहर आती है, यानी बिना किसी रुकावट के या मुंह से बाहर आती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। जब अ ध्वनि भी अंग्रेजी भाषा के प्रभाववश स्वरों में गिनी जाने लगी है तो इसका लिपि चिन्ह, ये जो देखो आपको ब्रैकेट में दिया जा रहा है, ये इसका लिपि चिन्ह बन गया है। यानी किसी भी अक्षर के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे चंद्रबिंदी बना देते हैं किसी अक्षर के ऊपर ऐसे करके, जैसे कॉल लिखना है तो कॉल, तो ये बन जाता है ओ, यानी आ और ओ के बीच वाली जो ध्वनि होती है, ठीक है। अब देखिए स्वर को अलग से भी डिस्कस करते हैं। स्वरों के भेद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरों को बेसिकली तीन प्रकार में विभाजित किया गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं, इनको शॉर्ट वाउल्स कहा जाता है, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में आपको कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय, ठीक है, या एक ही मात्रा का प्रयोग हो, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। इनकी संख्या 4 है, अ, ए, ओ, रे। इनमें देखो आपने बहुत कम समय में अ झटके से बोल जाता ना, तो यही हर्ष स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है, दीर्घ, दीर्घ मीन्स क्या होता है, ज़्यादा या बड़ा। तो दीर्घ यानी इसको लॉन्ग वाउल्स भी कहा जाता है, जिनके उच्चारणों के स्थान में हर्ष स्वरों से दोगुना समय लगता है। हर्ष स्वर में समय जो लग रहा था उससे दोगुना समय इनमें लगता है दीर्घ स्वर में, ठीक है। इनकी संख्या टोटल 7 है और हर्ष स्वर कितने थे, 4। अब देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। बड़ा आ, इसको कैसे बोलते हैं, आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ। तो ये क्या है, इनको बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, इनको लॉन्गर वावल्स कहा जाता है। पहले थे शॉर्ट वावल, फिर लॉन्ग वावल्स, और ये लॉन्गर यानी जो दीर्घ स्वर है उससे भी बड़े हैं ये। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम। तो अब आजकल इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इनके उच्चारण में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इनको प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं व्यंजन्स की। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर आती है। स्वर में क्या था, जो हवा थी मुख की वो बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही थी, लेकिन व्यंजन में जो मुख की हवा होती है वो रुकावट के साथ बाहर आती है। अब वो कहाँ कहाँ रुक सकती है, जहाँ वो रुकेगी उसे ही उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। कुछ खास बात इसके बारे में, स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, यानी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। व्यंजनों के उच्चारण में हवा दांत, जीभ, कंठ, ओष्ठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। क्लियर है ना। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजनों को 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प, ये सारे जो व्यंजन है वो स्पर्श होते हैं। अंतस्थ में य, र, ल, व आ जाते हैं, और ऊष्म व्यंजन में आपका श, स, श और ह, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब देखिए अलग अलग से बात करते हैं इनकी। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनको म्यूटर कहा जाता है। जब व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु जिह्वा द्वारा मुख
के अलग अलग उच्चारण स्थान यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनसे अगर निकलती है, को स्पर्श करती हुई बाहर आती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी क्या करेगी, मुख के अलग अलग पार्ट को, अलग अलग हिस्से को छूकर बाहर आती है, उसे टकराकर बाहर आती है। तो ये क से म तक सभी 25 स्वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, क से लेके शुरुआत के जो 5 वर्ण होंगे वो क्या कहलाते हैं, क वर्ग में आ जाते हैं। फिर उसके बाद च के बाद 5 जो होते हैं वो च वर्ग में आते हैं। फिर ऐसे ट, त और प। तो क, ख, ग, घ, ण ये क्या है आपका, क वर्ग में आ जाते हैं। च, छ, ज, झ, य ये आपके च वर्ग में आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ, य। अब इसमें ये 2 वर्ग भी ले लिए गए हैं जिनमें ड और ढ के नीचे बिंदी लगा दी जाती है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ और म। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो है आपके उन्हें सेमी वावल्स कहा जाता है। पहले म्यूटर थे, फिर सेमी वावल्स हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंतः होती है, जो स्वर तथा व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, गति कैसी होती है, अंतः, और कहाँ स्थित होते हैं वो, व्यंजनों के मध्य में, इसलिए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से होते हैं ये, य, र, ल और व। और जो ऊष्मी व्यंजन होते हैं उनको सिबिलेंट्स कहा जाता है। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे श, शीटी वाला स जो होता है, फिर श, स सवाल वाला और ह, ये 4 जो होते हैं इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जॉइंट कॉन्सोनेंट कहा जाता है इनको। ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। जैसे क्ष हो गया, क्ष, तो क्ष में क्या, क और श दोनों को मिलकर क्ष ऐसे बोलते हैं इसको। त्र जो होता है वो त और र से बनता है। ज्ञ जो होता है वो ज और य से बनता है। श्र जो होता है वो श और र से बनता है, तो इन्हें बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। अब अन्य संयुक्त व्यंजन जो होते हैं यानी अदर जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, वो कौन कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये तो चारों पारंपरिक हैं। हिंदी में इनके अलावा और भी संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया क्त, जैसे भक्त लिखते हैं भक्त, तो उसमें क्त जो लिखा जाता है पीछे वो क्या आता है आपका, संयुक्त व्यंजन में आता है। या संख्या में ख्य जो आता है वो आपका संयुक्त व्यंजन है। ऐसे अग्नि में ज्ञ जो नीचे पीछे लिखा जाता है वो भी आपका संयुक्त व्यंजन है। और एक और होते हैं जिनको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, डबल लेटर कॉन्सोनेंट। जब एक जैसे 2 व्यंजनों का प्रयोग एक साथ होता है तो वे संयुक्त व्यंजन नहीं कहे जाते, बल्कि उन्हें द्वित्व व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे हो गया पत्ता, तो पत्ता में क्या त और त 2 बार आ रहा है, आधा था और पूरा था। पक्का, बच्चा, कच्चा, इन सब में क्या है, लच्छा, ठीक है, छज्जा, गुब्बारा, दिल्ली, इनमें क्या है, जो एक ही वर्ण है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाता है आपके द्वित्व या डबल लेटर कॉन्सोनेंट। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है आपको, डबल लेटर। उसके बाद बात करते हैं अयोगवाह यानी आफ्टर साउंड्स क्या होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 ध्वनियाँ और होती हैं, इनका भी बहुत महत्व होता है। छोटी अंग जो होती है उसको अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है, और जो बड़ी अंग होती है उसको विसर्ग कहा जाता है। और जो चंद्रबिंदी होती है उसको हम चंद्रबिंदु यानी वो यूज किया जाता है उसका, जैसे अंग लिखना है उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं, जैसे कौल लिखना है या माता लिखते हैं। तो ये तीनों ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इनका उच्चारण करते समय वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उन्हें स्वर नहीं कहा जाता। व्यंजन में स्वर अंत में जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें प्रारंभ में जुड़ जाते हैं। ये जो अभी बताएं आपको 3 प्रकार के, इनमें क्या होता है, स्वर जो है वो प्रारंभ में जुड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कह सकते। ना तो ये स्वर होते और ना ही ये व्यंजन होते। ये क्या दुनिया हो गई जो बाद में प्रयोग में की जाती है, अयोगवाह कहा जाता है इन्हें। स्वर तथा व्यंजन दोनों में से कोई न होने पर भी ये अर्थ का वहन तो करते ही हैं, अतः इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें पहला आ गया अनुस्वार। जिन वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, विसर्ग जो होते हैं वो आपके विसर्ग में 2 बिंदियां लगाई जाती हैं पीछे, ऐसे डॉट, जैसे अतः लिखते हैं अ त ह, तो लास्ट में जो 2 बिंदी होती हैं वो विसर्ग की होती हैं आपकी। ठीक है, और जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण जो होता है उसमें अंत में लास्ट में ह जैसी ध्वनि आती है। जैसे आप लिखेंगे प्रातः है तो प्रा त और पीछे बिंदी लगाते हैं, तो प्रात न लिख के इसको क्या बोलते हैं हम, प्रातः, ह जैसा यहाँ पे उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम हिंदी की भाषा, बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी, उसे कर लेना, बाकी फिर अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।